हेलो एवरीवन, मैं धीरज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जियोपॉल आईएएस के इस चैनल पर आपकी तैयारी के लिए हम लोग तत्पर हैं। और जैसा कि इकोनॉमी में हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं रमेश सिंह की, उसी सीरीज को आज आगे की तरफ लेके जाएंगे। आज इकोनॉमी के चैप्टर 3 की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, आज हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, आज हम लोग हैप्पीनेस की बात करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से ये समझेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, क्या इनके बीच में अंतर है, कैसे इनको मेजर किया जाता है और जीवन में इनका क्या महत्व है। चाहे वो व्यक्ति के जीवन की बात की जा रही हो, चाहे वो किसी समाज की बात की जा रही हो, चाहे वो किसी देश की बात की जा रही हो या पूरे विश्व की बात की जा रही है, इन चारों ही बातों का अगर देखा जाए तो बहुत विशेष महत्व है। बहुत इनकी आवश्यकता है जीवन में समझने की। और खास बात क्या है, अगर हम यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि किसी कंट्री के अंदर वहां की गवर्नेंस या वहां की गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्शन ले रही है, जो वहां के लोगों के लिए वेलबींग के लिए क्या कार्य कर रही है, किस प्रकार से उस देश की जीडीपी में चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से उस देश में लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। यानी इन सारे टर्म्स को समझने के लिए आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वही टॉपिक ग्रोथ है, हमारा डेवलपमेंट है और हैप्पीनेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। हेडिंग डाल दीजिएगा फटाफट, चैप्टर 3 है ये इकोनॉमिक्स का, और हेडिंग डाल दीजिए ग्रोथ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरल टर्म के तरह ये यूज करते हैं, लेकिन इस टॉपिक का महत्व तो बहुत ज्यादा है। देखिए, इस टॉपिक को समझने के पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज इकोनॉमिक मैन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हमको समझने की जरूरत है, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक मैन। व्हाट इज इकोनॉमिक मैन? ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक मैन जो है ये इट शोज मैन काइंड। किसको डिनोट करता है ये मैन काइंड को डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज एन आइडिया, दिस इज एन आइडिया which shows the human behavior और एक्टिविटीज। ठीक है, क्या दिखाता है? ह्यूमन बिहेवियर या फिर एक्टिविटीज को दिखाता है। देखिए, ह्यूमन, अगर जब भी हम इकोनॉमिक मैन की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी एक मैनकाइंड जो है वो किस तरह से, व्यक्ति किस प्रकार से अपने आचरण को प्रस्तुत करता है, आर्थिक व्यवस्थाओं को कैसे वो मैनेज करता है, अपनी चीजों को कैसे वो देखता है, तो यहां पर जब भी हम इस आइडिया की बात करते हैं तो इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट का मतलब यहां पर यह आ जाता है कि इकोनॉमिक मैन जो है वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक मैन है, ठीक है, ये क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड यानी इसका पूरा का पूरा ध्यान जो है, वो पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपने आप पर आता है, रहता है, अपने आप पर रहता है, यानी वो सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा ध्यान यहां पर रखता है। दूसरा क्या है, उसका फोकस जो है, उसका फोकस किस पे है, उसका फोकस जो है वो कॉस्ट बेनिफिट पे है। उसका फोकस जो है यहां पर कॉस्ट बेनिफिट पे है। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य करे उससे उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो, यानी किए गए हर वर्क के लिए वो क्या कर सके, वो ज्यादा बेनिफिट ले सके। ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि ऐसा दो बातें अगर वो सोच रहा है, यानी इकोनॉमिक मैन जो है वो अगर कॉस्ट बेनिफिट की तरफ फोकस कर रहा है, इकोनॉमिक मैन अगर सेल्फ इंटरेस्टेड है, इसका मतलब है ये दोनों बातें कब देखने को मिलेंगी, जब ही विल बी अ रैशनल बीइंग। क्या होगा, वो एक रैशनल बीइंग होगा। तो यहां पर इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं
तो हम ये समझ जाते हैं कि इकोनॉमिक मैन बेसिकली मैन काइंड को डिनोट करता है, जहां पर ये बताता है कि उसका बिहेवियर या एक्टिविटीज किस प्रकार से किसी इकोनॉमिक मैन की यहां पर होती हैं। अब यहां पर अगर इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं तो हम कहते हैं कि एक तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो एक रैशनल बीइंग है, यानी तार्किक व्यक्ति है। तर्क के माध्यम से वो चीजों का निर्धारण करता है और सबसे पहले उसका जो फोकस है वो अपना सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फ हित की बात करता है, अपने आप पे फोकस करता है और कोई भी कार्य करने के पहले वो कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस यहां पर करता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक मैन का। अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। देखिए दो तीन टर्म है जिनको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक टर्म है प्रोग्रेस, ठीक है। अब जैसे प्रोग्रेस है, ग्रोथ है और डेवलपमेंट है। जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इनको अलग अलग समझने की जरूरत है। प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के साथ एक टर्म मैंने कहा, क्या कहा? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तीनों को अलग अलग समझने की जरूरत है, एक एक करके समझेंगे। पहली बात तो ग्रोथ, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेस? जब भी हम कभी प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज प्रोग्रेस? देखिए, अगर ध्यान से समझिए, पिछले साल अगर आप कोई कार्य कर रहे थे, पिछले साल आप कुछ काम कर रहे थे, उससे आज बेहतर काम कर पा रहे हैं, तो आपको कहा जाता है कि आपने अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस की है, ठीक है। यानी कि आपके जीवन में कुछ आगे परिवर्तन हुआ है जो बेटरमेंट के लिए हुआ। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोग्रेस का मतलब किस चीज से रिलेटेड है? प्रोग्रेस का मतलब रिलेटेड है बेटरमेंट से। क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रोग्रेस का मतलब रिलेटेड है बेटरमेंट से, या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्रेस का मतलब किससे है? इंप्रूवमेंट से, कि कितना हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, ये हमारी प्रोग्रेस को दिखाता है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? यानी प्रीवियस की तुलना में वर्तमान में हमारे जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन हुआ है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? बेटरमेंट हुआ है। अब ये बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट दोनों कई तरीके से होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर हम ये बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट देखें तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दिस शुड बी मेजरेबल, प्रोग्रेस शुड बी मेजरेबल। इसका कोई पैरामीटर होना चाहिए जिसके आधार पर इसको मापा जा सके, जिसके आधार पर इसको समझा जा सके, जिसके आधार पर इसको जाना जा सके। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस है ये क्या है? ये जो प्रोग्रेस है ये मेजरेबल है। यानी इसको जो है आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, मेजरेबल है यहां पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रोग्रेस इज मेजरेबल। अगेन नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, क्या है? प्रोग्रेस जो है वो क्या है? एक प्रोग्रेस बेसिकली क्या है? ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव है भैया, क्वालिटेटिव भी है, ठीक। यानी क्वांटिटी में भी देख सकते हैं और हम क्वालिटी, गुणात्मकता भी उसकी तय कर सकते हैं और उसका संख्यात्मक व्यवस्था भी जो है उसकी यहां पर हम दोनों चीजें यहां पर देख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोग्रेस की कोई बात नहीं की गई है, बल्कि प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्यतः इंटरचेंजेबली यूज की जाते हैं। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो हम कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। यानी ये टर्म जो है आपस में कैसे यूज की जाते हैं? ये टर्म आपस में इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आगे बात समझिए, प्रोग्रेस। लेकिन यहां पर ये जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक्स के अंदर, प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस एक जनरल टर्म है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोग्रेस वर्ड है, ये प्रोग्रेस वर्ड जो है, ये प्रोग्रेस वर्ड ये एक जनरल टर्म है। क्या है यहां पर? जनरल टर्म है। जबकि हम जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, दीज बोथ टर्म्स आर स्पेसिफिक टर्म्स। ये टर्म्स क्या हैं? ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं।
स्पेसिफिक टर्म्स हैं। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज प्रोग्रेस। पहली बात तो हमको यही समझानी थी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से कि प्रोग्रेस होती क्या है। कि जैसे हम किसी के जीवन में, सपोज कर लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास पिछले साल मोटरसाइकिल थी, बाइक थी, स्कूटर था, लेकिन उस व्यक्ति ने इस साल क्या कर लिया, उस बाइक स्कूटर की जगह अपने जीवन में क्या किया, एक और बड़ा नया व्हीकल जोड़ लिया। और वो नया व्हीकल क्यों क्यों जोड़ा, क्या जोड़ा, कार खरीद ली उसने। तो उसने अगर कार खरीद ली तो समाज के लोग जब उसको देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कहेंगे कि देखो ये व्यक्ति क्या है, अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहा है। अब ये प्रोग्रेस कई लेवल पे देखी जा सकती है, ठीक है, प्रोग्रेस कई लेवल पे। तो यहां पे मैंने कहा वो जनरल टर्म है कि वो अपने जीवन में बेटरमेंट लेकर के आ रहा है। लेकिन ये बेटरमेंट क्या है स्पेसिफिकली अगर हमें जानना होगा तो हमें देखना पड़ेगा क्या उसके जीवन में इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से हो रहा है, या कार खरीदने के बाद, व्हीकल लेने के बाद, फोर व्हीलर लेने के बाद क्या उसके जीवन में कोई डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जीवन स्तर में भी सुधार होता चला जा रहा होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने यहां पर प्रोग्रेस को समझाया। तो आइए अब प्रोग्रेस के बाद अब अगला टॉपिक जो हम समझेंगे वो टॉपिक क्या समझेंगे यहां पर, अगला टॉपिक जो हम यहां पर समझेंगे वो समझेंगे यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ को समझेंगे। अब बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना चाहते हैं, देखिए इस टर्म को समझने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी आप बात करोगे तो एक बात जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या है कि इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी जो क्वांटिफेबिलिटी है, ठीक है, इसको मेजर किया जा सकता है। बिकॉज इट कैन बी it can be it can be it can be measured in absolute terms। एब्सोल्यूट टर्म में इसको क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। यानी इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो, इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इसकी जो क्वांटिफिकेबिलिटी है, ये इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि यानी इसको क्वांटिफाई किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं दिस इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होंगे, ये चेंज होंगे, यानी इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ये पीरियड 1 मंथ का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। नॉर्मली हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को जब भी देखना चाहते हैं तो हम कैसे समझते हैं, हम समझते हैं इसको एनुअल लेवल पर यहां पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहां पर, हम कहते हैं कि चलो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना चाहते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि हमने हमारे लास्ट ईयर हमने कोई एग्जाम दिया या हम किसी क्लास में पढ़ रहे थे और उस साल हमारे 80% नंबर आए और इस साल हमारे 90% नंबर आए। यानी कि हमारे में क्या हुआ, हमारी प्रोग्रेस हुई, हमारी ग्रोथ हुई। और हम इसको क्वांटिफाई तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वांटिफेबिलिटी इसकी है क्या है कि हम इसको यहां पर मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी पहले 80% से अब 90% थे, यानी 10% हमारे नंबर अभी यहां पर बढ़ चुके हैं। तो दिस इज इन द केस ऑफ मार्क्स। जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहां पर दिस इज जो केस है वो क्या है कि मार्क्स, इतने मार्क्स हमारे जो इंक्रीज हुई वो कितनी हुई, 10% मार्क्स हमारे यहां पर बढ़ गए, 80% से बढ़कर के अब यहां पर 90% मार्क्स यहां पर हो गए हैं। अगर यहीं पर इसी की बात में अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें या ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, तो मान लीजिए कि पिछले साल हमारा 200 टन हुआ था और इस साल हमारा कितना हो गया, 300 टन हो गया। यानी 100 टन का हमें यहां पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि अगेन यहां पर हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी यहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमारी जीडीपी क्या थी यहां पर इस साल समझ लास्ट ईयर 3 ट्रिलियन थी और इस साल जो है कितनी हो गई है, 4 ट्रिलियन।
इसका मतलब क्या हो गया, 1 ट्रिलियन की जो है यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं जिनको जो कि चेंज होती रहती, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको मेजर किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में इसमें डिफरेंस देखा जा सकता है कि कितने ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कैसी है। अच्छा, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी क्या है, ग्रोथ या तो पॉजिटिव होगी या फिर ग्रोथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। ग्रोथ क्या होगी, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक, पॉजिटिव ग्रोथ, और दूसरा या फिर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की तुलना में इस साल हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्वांटिटेटिव इंक्रीज देखने को मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो हमारी ग्रोथ है, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कैसी है, पॉजिटिव ग्रोथ है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की तुलना में इस बार ग्रोथ कम हुई है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रोथ हमारी पर नेगेटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है। तो ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को, और दूसरी बात समझिए, ग्रोथ को जब भी मेजर करते हैं तो ग्रोथ रेट से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ को मेजर करने का तरीका क्या होता है, ग्रोथ को मेजर करने का तरीका होता है ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट को कैसे समझेंगे, ये समझ लीजिए। अब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, यानी जब भी हमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है तो हमें देखना पड़ता है, ग्रोथ रेट चेक करना पड़ता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये दिस विल गिव अस ग्रोथ रेट। ये इससे हमें क्या पता चल जाएगा, आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा। यानी ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सपोज कर लीजिए कि 2 मंथ्स में हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 महीने देख रहे हैं, पिछला महीना लेट से जनवरी था और इसके बाद वाला महीना फरवरी है। ठीक है, यहां पर कोई क्वांटिटी 100 केजी थी और यहां पर कोई क्वांटिटी क्या है, 105 केजी हो गई। तो अगर हम देखना चाहते कि एक महीने में ग्रोथ रेट क्या रही, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहां पर चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू कितनी है, 105, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 100, और इनिशियल वैल्यू किस पे देख रहे हैं, 100 पे, इंटू 100। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ रेट कितनी है, 5%। यानी एक महीने के अंदर हमको 5% ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। तो ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट में ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी यहां पर क्वांटिटेटिव रूप में हम इसको मेजर कर सकते हैं, और कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। ठीक है, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमें अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना होता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज वेरी यूजफुल, दिस इज यूजफुल इन कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब भी दो देशों की तुलना करनी होती है तब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, जापान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, हम कहते हैं कि उनका ग्रोथ रेट 5% है और इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 7% है। यानी इंडिया की जीडीपी पिछले साल की जीडीपी की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ी, उन देशों की जीडीपी बढ़ी लेकिन उतनी तुलना उनकी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इंडिया का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो फास्टर देन दीज कंट्रीज है। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता ये चलता है कि कौन सी कंट्री देश के अंदर या कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब एक बात और समझ लीजिएगा, जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हो, जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना चाह रहे हो, तो यहां पर जो इकोनॉमिक वेरिएबल आप यूज कर रहे हो यहां पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर जब इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेक करेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल में हम क्या देखेंगे, किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, या फिर हम देखेंगे किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम में कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उस देश के अंदर उत्पादन में वृद्धि हो रही, जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या होगा, लोगों को अर्निंग हो रही होगी।
पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होगी, यानी लोगों की आय बढ़ रही होगी। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो हम मेनली चेक करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो मेनली हम किसको देखते हैं, यहां पर इनकम वेरिएबल को देखते हैं। किसको देखते हैं? इनकम वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को जो है सभी सुविधाएं यहां पर प्राप्त हो जाती हूं। यह भी बात जरा ध्यान से समझने वाली है। क्या समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा कि सपोज कर लीजिए किसी कंट्री के अंदर, सपोज कर लीजिए किसी कंट्री के अंदर उसकी जीडीपी जो है, ठीक है, किसी कंट्री की जीडीपी 3 ट्रिलियन से बढ़ करके 4 ट्रिलियन तक चली गई, ठीक है, उसकी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है उसकी, जो है पर कैपिटा इनकम उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो अपनी इनकम को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिलेगा। यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिलेगा। कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में बहुत सारा पैसा होगा, डेवलपमेंट होता जाएगा। बाकी लोग जो होंगे उनके पास जो होगा वो पैसा यहां पर नहीं होगा, वो गरीब होंगे, कमजोर होंगे, यानी उनके पास पैसे की यहां पर कमी होगी। इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में डेवलप दिखाएगा कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है इस बात को ये कभी डिनोट नहीं कर पाएगा। यानी वो मेजर्स नहीं पता चल पाएंगे जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में यहां पर पता चल जाए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहां पर हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट यहां पर क्या आता है। क्या, हाँ, अगला पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। यानी हमने समझा यहां पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस को समझा, इकोनॉमिक मैन को समझा, इकोनॉमिक ग्रोथ को समझा। अब हम यहां पर क्या समझेंगे? अगला पॉइंट समझेंगे, वो है यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट वो सब कुछ कवर करेगा जो हम और जानना चाहते हैं जीवन, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव का होगा। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करेंगे यहां पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखिए, जब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की ना, जब हमने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, तो जब इकोनॉमिस्ट बहुत लंबे समय तक अगर आप देखें तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात करते रहे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बहुत लंबे समय तक सोचा ही नहीं। उनका सारा का सारा ध्यान जो था वो किधर था? सारा का सारा ध्यान इस बात पे रहा कि किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इनकम को बढ़ाया जाए। तो राइज इन इनकम, राइज इन प्रोडक्शन, राइज इन कंजम्पशन, इन्हीं सब बातों के ऊपर बहुत लंबे समय तक जो है इकोनॉमिस्ट क्या करते रहे? अपना फोकस करते रहे। नेचुरली होता भी यही है कि इकोनॉमी, आदमी क्या करता है? आदमी हमेशा ग्रोथ की तरफ पहले सोचता है और उसके बाद वो सोचता है कि डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो करीब 1960 और उसके बाद के दशकों में अगर हम देखें, 1960 में अगर हम ये देखें, 1960 और लेटर ऑन, उसके बाद अगर हम करते हैं, तब जो है यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया और यह बात की गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट की भी बात की गई। कहा गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अब डिफाइन कैसे किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड किया जाए, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब क्या है कि किसी आदमी के पास, सपोज जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं किसी आदमी की सैलरी जो है बढ़ करके, मान लीजिए 50,000 50K थी और ये बढ़ करके क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करके, नेक्स्ट टाइम बढ़ के कितनी हो गई? 60K हो गई। यानी 10,000 रुपीज क्या हो गए? यहां पर उसकी सैलरी में बढ़ गए। लेकिन ये 10,000 रुपए बढ़ने से या 50,000 रुपए उसकी सैलरी होने से या 60,000 रुपए सैलरी होने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, दैट शोज द डेवलपमेंट, वो बताता है ग्रोथ को, वो बताता है कि डेवलपमेंट कितना हुआ, विकास। यानी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, लंबे समय तक। हालांकि क्या हुआ कि जब 1960 के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग डिफाइन करने लगे, जैसे ग्रोथ की बात आई, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ग्रोथ है और कहा कि डेवलपमेंट है, तो वो 1960 के बाद, मैं ये जो ड्यूरेशन लिख रहा हूं, ये टाइम बता रहा हूं, इसमें क्या हो गया कि इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये तो समझ गए कि ग्रोथ जो है और जो डेवलपमेंट है ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि डेवलपमेंट में उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि लेवल ऑफ
न्यूट्रिशन की बात की, कहा कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कितना है, किस प्रकार का न्यूट्रिशन लोगों को मिल रहा है, ये बात डिफाइन करती है कि उस लोग वहां के जीवन का, लोगों का जो जीवन स्तर होगा या जो विकास हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, वो इससे पता लगेगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी सोसाइटी के अंदर वहां का हेल्थ कैसा है। हेल्थ का मतलब क्या है कि उनका हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर मिल रही होंगी तो हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात होगी, क्योंकि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटीज यानी हेल्थ अच्छी हो, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर लाइफ जो है, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी क्या होगी, बेटर होगी। यानी लोग जो हैं लंबे समय तक वहां पर क्या रहेंगे, वहां पर जीवित रहेंगे। थर्ड चीज जो आती है वो इंपॉर्टेंट आती है वहां पर एजुकेशन की बात, कि एजुकेशन कैसी है उस देश के अंदर, लोग किस प्रकार से, कितने वहां पर जो हैं एजुकेटेड हैं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, वो ये बताता है कि उस कंट्री के अंदर किस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अदर वेरिएबल्स, इसके अलावा सर्टेन अदर वेरिएबल्स, अगर हम बात करें इसके अलावा तो सर्टेन अदर वेरिएबल्स की भी हम यहां पर बात करते हैं। ठीक, अदर वेरिएबल्स की बात करते हैं जैसे विच आर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, जैसे किसी आदमी के घर में क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या उसके पास फ्रिज है, क्या उसके पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है, क्या उसके पास व्हीकल है। तो इन सब चीजों से, ये वो वेरिएबल्स हैं जिन वेरिएबल से क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर को समझा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सब पैरामीटर्स यहां पर फुलफिल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठा कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जब आया तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसको पहचाना किया जाए, यानी क्या क्या पैरामीटर्स। दो प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को आई। ठीक, एक प्रॉब्लम तो ये आई कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, ठीक है, वो क्या रखे जाए यहां पर, यानी क्या रखा जाए, हेल्थ को रखा जाए, ठीक, एजुकेशन को रखा जाए, एजुकेशन को रखा जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रखा जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रखा जाए, क्या यहां पर मानक रखे जाएं। इसको लेकर के एक क्वेश्चन वहां पर उठता है कि किस प्रकार से उनको कौन कौन से स्टैंडर्ड मेजर्स वहां पर लेने पड़ेंगे उसको करने में। सेकेंडली क्या था कि जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है दैट इज इजी टू मेजर, उसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट को कैसे मेजर करेंगे। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी को हम कह सकते हैं कि कोई खूबसूरत है, लेकिन कोई देयर इज नो सेट पैरामीटर्स ऑन विच वी कैन मेजर दैट ये ब्यूटी, इसको हम इस तरीके से यहां पर मेजर कर सकते हैं। हैप्पीनेस की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो उनके पैरामीटर्स को कैसे आप तय करेंगे, वो पैरामीटर्स को तय करना, उन स्टैंडर्ड्स को तय करना, यहां पर वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो इट वाज डिफिकल्ट टू मेजर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस। इसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था उसके लिए कोई सेट स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं था, कोई सेट स्टैंडर्ड मानक नहीं यहां पर देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको किस प्रकार से मेजर किया जाएगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी को मेजर करने के लिए आने वाले टाइम में, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए HDI इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, अभी बताता हूं कैसे आया और क्यों आया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ बातें और समझ लीजिए। हमने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये ना सिर्फ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, बल्कि ये कैसा है, ये क्वालिटेटिव भी है। क्या है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। किसी देश के अंदर लोगों का जीवन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर किस टाइप का है, इस चीज को ये यहां पर दर्शाता है। उससे हमें यह पता चल जाता है कि उस देश में, जरूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, वहां की नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है, GDP बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा, यानी वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, वहां पर एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होगा, यहां पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। ये जरूरी वहां पर नहीं होता है। तो कई जगहों पर ये देखने को आपको मिलता है।
उन्होंने देखा जब जब डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कंट्रीज ग्रो कर रही थी, तो इकोनॉमिस्ट ने ये देखा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ग्रो कर गई हैं, बहुत आगे बढ़ गई हैं, बहुत उनका बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं, उनका जीवन स्तर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया परफॉर्म वो वहां पर नहीं कर पा रहे, या वो बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे कहा जाए, इनके जीवन स्तर में सुधार करने की जरूरत है। तो जब उनके जीवन स्तर में सुधार करने की जरूरत हुई तो वो बातें आइडेंटिफाई की गई जिससे उनके जीवन में सुधार होगा। कैसे? जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका उनकी लाइफ जो है वो, उनकी जो लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, तो कैसे उनकी लाइफ को लॉन्ग किया जाए, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए जरूरी क्या है? एक गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जब भी हेल्थ को मेजर करना होगा तो हम क्या मेजर करेंगे? हम हेल्थ को मेजर करते समय ये देखेंगे कि किसी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, तो एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो एजुकेशन में हम देखेंगे क्या कि लोग लेवल ऑफ एजुकेशन कितना है, लोग किस लेवल तक, क्या प्राइमरी लेवल तक ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, या मिडिल लेवल तक ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन ज्यादा कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन ज्यादा कर रहे हैं। यानी ये लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो एनरोलमेंट कराने के बाद रेगुलर स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स यहां पर देखे गए और जाने गए और उनको रखा गया। उनके आधार पर ही क्या किया गया? एचडीआई इंडेक्स को यहां पर तैयार किया गया। तो बांग्लादेश के एक इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक, उन्होंने इस एचडीआई इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उन्हीं के आधार पर डेवलप किए गए इस इंडेक्स में 3 बातों को पैरामीटर बना दिया गया। 3 बातें पैरामीटर बना दी गई और क्या बातें बनाई गई? एक तो ये कहा गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात यहां पर कही गई, कहा गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक नोट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई। दूसरा यहां पर बात की गई हेल्थ की बात की गई, हेल्थ की बात की गई, और तीसरा एजुकेशन की भी बात यहां पर की गई। इन 3 बातों पर, ठीक है, 3 बातों पर चेक किया गया, कहा गया कि अगर ये इन लेवल पर कोई कंट्री अपने आप को परफॉर्म कर पाती है तो हम कहेंगे कि ये कंट्री क्या है, यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। और यहां पर कई बार आप देखेंगे इसमें एक पैरामीटर सेट किया गया और कहा गया 0 से 1 के बीच में जो है, 0 से 1 के बीच में इसके इंडेक्स को मेजर किया गया। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आप देखते होंगे एचडीआई इंडेक्स की रैंकिंग निकलती है। क्या निकलती है? एचडीआई इंडेक्स की रैंकिंग निकलती है और इंडिया इस रैंकिंग में बहुत पीछे है। आपके लिए सवाल यह है कि आपको यह बताना है कि इंडिया की रैंकिंग इस समय एचडीआई इंडेक्स में क्या है और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, यूपीएससी के अंदर कंपैरिजन ट्रेंड्स का बहुत महत्व है। किसी भी चीज का आपको अगर कंपैरिजन नहीं पता है, ट्रेंड्स नहीं पता है, तो आप यूपीएससी को एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको वो ट्रेंड समझने की जरूरत है, वो कंपैरिजन समझने की जरूरत है। तो यहां पर कहता है कि एचडीआई रैंकिंग जो है आपको बतानी है कि इंडिया की एचडीआई रैंकिंग इस समय क्या है। एचडीआई रैंकिंग में जो सबसे ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज क्या होते हैं, वो सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये हाई ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले कंट्रीज हैं। यहां पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और डेवलपमेंट भी यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो ये बात समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं, 3 बातें हमने एचडीआई इंडेक्स के लिए आपको समझाई हैं। ये बातें यहां पर आपको एचडीआई हेल्थ में मैंने बोला है कि आप देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है। ठीक है, कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसको यहां पर देख लेते हैं। एजुकेशन में मेनली एनरोलमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, कि एनरोलमेंट हो रहा है, कि लोग एनरोल कितने हो रहे हैं और किस लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, इसको यहां पर चेक किया जाता है। लेवल ऑफ एजुकेशन को यहां पर चेक किया जाता है। स्टैंडर्ड कैसा है उस कंट्री के अंदर एजुकेशन का, इस बात को यहां पर चेक करते हैं। ठीक, अब आप समझ लीजिए यहां पर 0.8 से लेकर के 1.00 तक, 0.5 से लेकर के 0.8 तक और 0.5 से नीचे तक। तो
यहां पर क्या है, ये जो कंट्रीज होंगी, ये कंट्रीज कैसी होंगी, ये HDI इंडेक्स के टॉप कंट्रीज होंगी, ये मिडिल ऑर्डर की कंट्रीज होती हैं, और यहां पर लोअर इनकम, लोअर कंट्रीज जो हैं वो इस पैरामीटर पे यहां पर आती हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से फ्रूटफुल साबित होता है जब हम HDI इंडेक्स को देखते हैं, या HDI इंडेक्स की में रैंकिंग कंट्रीज को देखते हैं। और HDI इंडेक्स को जो हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, ये HDI इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है, ये वो पैरामीटर्स बताता है जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि कोई कंट्री क्या है, कितना डेवलप्ड है और कितना डेवलप नहीं है। देखिए कई बार क्या हो सकता है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, कोई कंट्री जो होगा वो उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ याद रखें, उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो क्या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, क्या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा? आप बताएं, क्या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा? देखिए ये नेसेसरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा इनकम है तो उस व्यक्ति की या किसी कंट्री की तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरी। ये हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो आप मान के चलेंगे कि वहां पर ये श्योर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक दो चीजें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो फैमिलीज, एक फैमिली एक्स है और एक फैमिली वाई है। एक फैमिली एक्स है और एक फैमिली वाई है। एक्स जो फैमिली है इसकी जो इनकम है, लेट से कुछ भी एक इनकम है, सपोज कर लो इसकी इनकम ए है और इसकी भी इनकम ए है, दोनों की इनकम ए है, ठीक है, दोनों के पास सेम पैसा आ रहा है। लेकिन ये जो एक्स फैमिली है इसका फोकस किस चीज पे ज्यादा है, ये अपना सेविंग पर ज्यादा पैसा खर्च करती है, रखती है, सेविंग पे ज्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है, यानी पैसे को बचाने पर इसका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन वहीं पर जो वाई सेविंग पर उसका जो सेविंग क्या है उसकी ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ठीक, इन सब चीजों पर उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो कम लगता है यहां, ठीक। दूसरी तरफ आप यहां पर कह दीजिए एक दूसरी कंपनी है जिस जो कंट्री वो फैमिली है जो सेविंग पर तो पैसा कम खर्च करती है, लेकिन एजुकेशन की बात अगर हम करें तो एजुकेशन पर वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पर वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जो है फैमिली यहां पर जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड ज्यादा होगी? ये वाली फैमिली ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड होगी या फिर ये फैमिली ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड? यानी कहां पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है और कहां पर आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहां ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए इस वाले में क्या है कि ये फैमिली ऐसी फैमिली है जो अपने के बच्चों की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं कर रही है, यानी अगर पैसे कम भी आए हैं, बच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को क्या मिले, बेस्ट एजुकेशन मिले। अब बेस्ट एजुकेशन मिलने के लिए उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अच्छी बुक्स खरीद करके देना, अच्छा एनवायरनमेंट बना करके उनको देना फैमिली के अंदर, उसके लिए ये पैसा एक्सपेंडिचर लेकर के आते हैं, पैसा यहां पर खर्च करते हैं। इस तरीके से इनकी इकोनॉमी जो है यहां पर ये अब उनको आने वाले फ्यूचर में, अब क्या हो गया, इन्होंने जो सेविंग की थी, इन्होंने एजुकेशन पे कोई खर्चा नहीं किया, इन्होंने हेल्थ पे कोई खर्चा नहीं किया, यानी बच्चे क्या हैं इनके हेल्थ हेल्दी नहीं है, इनके बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो इनकी जो सेविंग है ये भले ही इस समय आर्थिक रूप से मजबूत हैं, यानी इनकी ग्रोथ तो हो रही है, इनकी इनकम तो बढ़ रही है, इनकी सेविंग तो बढ़ रही है, लेकिन इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, ये पेरिश हो जाएंगे, इनकी जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी, डूम हो जाएगी, एक तरीके से खत्म हो जाएगी और ये गरीबी में चले जाएंगे। क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है वो भी, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बीमारी में, अज्ञानता में सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, यहां पर नष्ट हो जाएगा। जबकि यहां पर जब बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, उनकी हेल्थ की ध्यान रखी जा रही, तो अच्छे हेल्थ के साथ में, अच्छी एजुकेशन के साथ में यही बच्चे क्या करेंगे, आगे ग्रो करेंगे और इनकम को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी एजुकेशन के साथ क्या करता है, आदमी एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करेगा, अच्छे हेल्थ के साथ एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करेगा, बीमार हेल्थ के साथ आदमी बीमार सोसाइटी क्रिएट करेगा, बीमार एजुकेशन के साथ में आदमी बीमार एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो परिवार होगा ये कहीं ना कहीं कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करेगा,
अपना पार्टिसिपेशन ज्यादा करेगा। ये भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कर दे, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं कर पाएगा। ग्रोथ में कैसे कर देगा वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए, ग्रोथ में ये इस प्रकार से डेवलपमेंट कर देगा यहां पर कि देखिए, यहां पर कहते हैं इसको कि ये क्या करेगा कि यहां से सेविंग जो है, इसकी सेविंग बैंकिंग सेक्टर में चली जाएगी, बैंक्स में जाएगी, और बैंक में बैंक में ये पैसा बैंक के थ्रू क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ये बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसका पैसा वहां काम आ जाएगा। लेकिन अगर देश में डेवलपमेंट की बात करें, देश में विकास की बात करें, तो इसका योगदान जो है वहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसका योगदान जो है वहां पर ज्यादा देखने को, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और क्वालिटी जो है वो किसी कंट्री की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वही उस कंट्री के बारे में स्पेशली जो है बताती है कि वहां किस प्रकार की प्रोग्रेस वहां पर हो रही है। तो आपको ये 2 पॉइंट मैंने जो समझाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझाया, इकोनॉमिक ग्रोथ समझाया, ये दोनों पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, अब अगली बात जो हमने एचडीआई इंडेक्स डेवलप की है वो भी आपने एक ध्यान से देखा होगा। एचडीआई इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे थे, एचडीआई इंडेक्स में हमने बात किया कि यहां पर कंट्रीज की रैंकिंग बनाई जाती है, और इसमें यह चेक किया जाता है कि भैया स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है किसी के यहां पे हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, क्योंकि जितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होंगी उतना ही वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा देखने को वहां पर मिलेगी। एजुकेशन को देखा जाता है, एजुकेशन में दोनों फैक्टर चेक किए जाते हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन की बात की जाती है प्लस एनरोलमेंट की बात की जाती है, यानी एजुकेशन देखा है कितने लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितने लोग ग्रेजुएशन ही करके रह जा रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब भी हम लेवल की बात करते हैं, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं या फिर हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन अदर वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, किसी भी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, यानी कंट्री अपने देश के पढ़े लिखे लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम है, ठीक है, या वो कंट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रही है। तो ये बात जो फैक्टर है, ये फैक्टर भी किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको यहां पर हमें देखना पड़ता है और जो बताता है उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यहां पर दर्शाता है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके से, किसी को कोई दिक्कत हो यहां पे? ठीक है, तो अब ये तो हमने यहां पर समझ लिया कि व्हाट इज प्रोग्रेस, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एचडीआई इंडेक्स को भी हमने यहां पर क्या किया, एक तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने जो समझा वो एचडीआई इंडेक्स को समझा यहां पर। और देखिए, एचडीआई इंडेक्स में मैंने जब आपको एक चीज समझाई थी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। एचडीआई इंडेक्स में जैसे हमने कहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान देना है आपको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहां पर, आप पूछ सकते हो कि सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पर कैपिटा इनकम से चेक करते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से चेक करते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर इसको चेक करते हैं। ठीक, यानी मिनिमम जो यहां पर रखा गया वो रखा गया कि मिनिमम अगर आप देखना चाहते हैं तो मिनिमम यहां पर यूएस डॉलर को रखा गया 100, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो रखा गया अप्रॉक्स जो है 87,000 के आसपास, 87,000 के आसपास। तो इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी ग्रॉस नेशनल इनकम को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर प्रोडक्ट की बात यहां पर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, नहीं तो समझ कई बार लगता है कि पता नहीं कैसे मेजर कर रहे होंगे। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ध्यान देनी है कि ग्रॉस नेशनल इनकम, एक चीज आपको देखनी है, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, पर कैपिटा की बात करते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमने आपको बताया था ना परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात आती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं तो मिनिमम जो है यहां पर हम जो देखते हैं मिनिमम एज की बात करते हैं। मिनिमम एज कितनी रखी गई है यहां पर? 20 ईयर्स की रखी गई है। कितनी रखी गई है? नोट कर लीजिएगा, मिनिमम एज। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम एज की बात कर लें तो मैक्सिमम एज जो है यहां पर वो अराउंड 83 ईयर्स के आसपास है। तो इसी के आसपास सपोज कर लीजिए किसी कंट्री की एज जो है वो 55 ईयर्स है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो एचडीआई इंडेक्स में अगर देखें तो 0.551 के आसपास जो उसका
HDI इंडेक्स होगा। ठीक है, एक चीज और यहां पे देखेंगे तो 0.5 से लेकर के 0.799 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लोग चेक करेंगे और ऐसे ही 0.499 से लेकर के एंड यहां पर 0 तक जाएगा। तो ये इनका एक तो ये याद रखेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। दूसरा एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में जब हमने कहा कि एजुकेशन शायद आपको बताया था मैंने, एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात यहां पर करते हैं, अप टू 25 ईयर्स। एज कितनी ली जाती है यहां पर? 25 ईयर्स। ये नोट डाउन कर लेंगे प्लीज, इसको नोट डाउन करना जरूरी है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो यहां पर देख लेंगे कि वो यहां पर कितना है, वो अप टू यहां पर 25 ईयर्स को लिया जाता है। ठीक है, और फिर साथ ही साथ क्या देखते हैं कि यहां पर जो एंट्रिंग की जो एज है, ठीक है, उसको भी यहां पर कंसीडर करते हैं कि बच्चे किस एज पर यहां पर एंटर कर रहे हैं। तो स्कूलिंग ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों फैक्टर में ये तीनों बातें अलग अलग तरीके से आपको याद रखने की यहां पर HDI इंडेक्स के लिए जरूरी है। तो ये इससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि किसी कंट्री का जो ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आप इजिली यहां पर जान सकेंगे। जैसे कि हमने कहा कि ये 0.8 से 1 तक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हाई डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले कंट्री होंगे। कैसे होंगे? हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले जो कंट्री यहां पर होंगे। ठीक है, ये वाले क्या होंगे? ये मीडियम होंगे। ये क्या होंगे? मीडियम होंगे। और ये वाले कंट्रीज क्या होंगे? लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले। इतनी बात आप ध्यान से बिठा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जैसे आप देखते हैं टॉप 10 वाले जो कंट्रीज होते हैं 1 से लेकर के 10 तक, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात यहां पर हम करते हैं, तो वो कंट्रीज यहां पर आते हैं हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज के, ग्रोथ कंट्रीज के अंदर यहां पर वो आते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब आगे की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये उठा, इकोनॉमिक हमने ये कुछ चीजें समझ ली। हमने ये समझ लिया कि यहां पर व्हाट इज प्रोग्रेस, हमने प्रोग्रेस को कॉन्सेप्ट को समझा, हमने प्रोग्रेस के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने समझा कि प्रोग्रेस जनरल है। फिर हमने समझा इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझा कि हमने जाना कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने जाना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहां यहां पर क्या होता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, और इसी के अंदर हमने क्या समझा? HDI इंडेक्स को समझा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। अब सवाल ये उठा कि केवल इसी के बेसिस पर किसी कंट्री के बारे में इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है। यानी हम क्या करते हैं यहां पर, मान लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया यानी इसका मतलब क्या हो गया? उस कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई है। उस कंट्री के अंदर एजुकेशन जो है वो भी बढ़िया है, एजुकेशन भी बढ़िया है। लेकिन उस कंट्री के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज भी जो दी गई हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज भी बढ़िया है। यानी ये तीनों चीजें हैं। लोगों का इनकम भी अच्छा है, पर जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं वो भी इनकम अच्छी है, एजुकेशन भी लोग प्रॉपर ले रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए, उसके बावजूद भी लोग क्या है, वो वहां पर हैप्पी नहीं है। ठीक है, यानी हैप्पीनेस को कैसे मेजर किया जाएगा, हैप्पीनेस को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, वेदर आर दीज पीपल आर सेटिस्फाइड, if they are earning well, if they are educated, if they are fit, if they are fit, in that case are they satisfied with their life, are they happy with their life? So there comes a question of the happiness. एक हैप्पीनेस का क्वेश्चन भी यहां पर निकल करके आता है कि क्या लोग यहां पर हैप्पी हैं, लोगों के अंदर खुशी है। अब जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, यानी यहां पर जब हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा, तो हमने यहां पर दो चीजें देखी। एक हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखा, क्या देखा बेटा? एक हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखा, ठीक। दूसरी तरफ हमने क्या देखा? सोशल एस्पेक्ट को भी देखा, सोशल एस्पेक्ट को भी यहां पर देख लिया, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट देखने के बावजूद भी हमें यह समझ में नहीं आया कि कोई व्यक्ति जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर सक्सेसफुल है, सोशल एस्पेक्ट पर भी सक्सेसफुल है। लेकिन फिर भी आप समाज में कई बार न्यूज़ सुनते होंगे कि कोई आदमी था, बहुत रईस था, वो रिच था और बहुत बढ़िया कर रहा था, उसकी फैक्ट्रीज चल रही थी, बावजूद उसके क्या कर लिया, उसने सुसाइड कर ली। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या ऐसा कारण है
जैसे अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या है, लोग रिच हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, सक्षम है, एजुकेशन वगैरह भी वहां पे है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी वहां पर देखने को मिलता है। बावजूद इसके क्या वहां की सोसाइटी में अनहैप्पीनेस देखने को नहीं मिलती? क्या लोगों के बीच में वहां पर कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता? बिल्कुल वहां पर कंपैरिजन देखने को मिलता है, लोग वहां पर अनहैप्पी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइफ का कोई और एस्पेक्ट भी है जो कि महत्वपूर्ण है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही तरीके से, किसी कंट्री के डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ना कहकर बल्कि ये कहें कि उस कंट्री के डेवलपमेंट को ओवरऑल तरीके से वहां पर बताता है। अब कैसे बताता है, इस बात को समझना है। ऐसे ही यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया, एक कंट्री है भूटान, एक छोटा सा कंट्री है भूटान, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हिमालयन कंट्री है भूटान। इस कंट्री ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट दिया इसने? ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। यानी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है, कि कहने का मतलब क्या है कि लोग हैप्पी हैं। यानी हैप्पीनेस कब होगी? जब उनके पास स्पिरिचुअलिस्टिक जो उनका बिहेवियर है, एथिक्स जो है उनके लाइफ के, वो फुलफिल हो रहे होंगे, तो ही हम कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर हैप्पी होंगे। तो भूटान जो है वो 1972 से ही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को इंडेक्स को लेकर के चल रहा है। तो अगला जो टॉपिक वहां पर हम समझने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, यहां पर डाल दीजिएगा हेडिंग, और वो हेडिंग है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, किस कंट्री को इसका योगदान जो है इसमें, किसका है, नोट डाउन कर लीजिएगा, भूटान का। ठीक है, 1972 से ही भूटान जो है इस इंडेक्स का यहां पर यूज कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब समझिए, यहां पर जब हमने बात की थी तो हमने यहां पर कहा था कि हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख लिया, हमने सोशल एस्पेक्ट को भी देख लिया, लेकिन अगला एक और एस्पेक्ट है जो लोगों को खुशी प्रदान करता है। एक और एस्पेक्ट यहां पर आ जाता है, एंड दैट एस्पेक्ट इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। ये जो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट लोगों की हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैप्पीनेस। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम सारे एस्पेक्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात हम यहाँ पर क्यों करते हैं। तो जब हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट आर दोस पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स को यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक तो हायर रियल पर कैपिटा इनकम। एक जो इसका पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है हायर रियल पर कैपिटा इनकम। दूसरा जो पैरामीटर आ जाता है यहां पर, वो आता है गुड गवर्नेंस। यानी किसी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस देश के नेशनल इनकम ही ज्यादा ना हो, पर कैपिटा इनकम ही ज्यादा ना हो, बल्कि उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट से मिलने वाली सर्विसेज जो हैं वो बेहतर मिल रही हो। यानी कि गुड गवर्नेंस का होना बहुत आवश्यक है। तो अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है गुड गवर्नेंस। साथ साथ नोट करते चलेंगे ताकि आपके लिए समझना यहां पर आसान रहेगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब यहां पर अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। तीसरी बात क्या है, किसी भी कंट्री का जो एनवायरमेंट है, यानी कि एनवायरमेंट बेहतर होना चाहिए। अगर एनवायरमेंट बेहतर नहीं होगा तो भी वहां पर क्या होगा, लोग खुश नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए, एनवायरमेंट कई तरीके से देख सकते हैं, एनवायरमेंट को हम कई तरीके से कई एस्पेक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, एक तो यही है कि क्या वहां पर पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, कार्बन कितना ज्यादा एमिट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, ये भी एक एनवायरमेंट की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा एनवायरमेंट क्या है कि वहां का सोशल एनवायरमेंट कैसा है, लोगों के बीच में एनिमिटी कितनी है, उसके बेसिस पर भी इस एनवायरमेंट को यहां पर चेक किया
जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, यानी कि हम जो नॉर्मल टर्म्स में एनवायरनमेंट की बात करते हैं उसके प्रोटेक्शन की बात आती है। तो अगला टर्म आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक, अगला टर्म लिख लीजिएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को चेक करने के लिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को यहां पर हम चेक करते हैं। तो पहला क्या हमने चेक किया? हमने चेक किया हायर रियल पर कैपिटा इनकम, दूसरा हमने चेक किया गुड गवर्नेंस, और तीसरा जो हमने चेक किया वो हमने चेक किया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब क्या है, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हो गई, यानी उस कंट्री के लोग हैप्पी होंगे, यानी उनकी अगर इनकम ज्यादा हो तो संभावनाएं हैं कि वो खुश होंगे। इनकम के साथ साथ उस देश में उनको फैसिलिटीज बढ़िया मिल रही हो, उनको सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही हो, गुड गवर्नेंस हो वहां पर, यानी वो सिस्टम के साथ हैप्पी हो, तो उनका हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होगा यहाँ पर। तीसरी बात आती है कि एनवायरनमेंट उस कंट्री के प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, लोग उससे वहां के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही हो प्रॉपर तरीके से, तो भी लोगों में हैप्पीनेस होगी। फिर क्या होगा कि लोगों का जो कल्चर है अगर उसको सस्टेन करके रखा जाए, उसको प्रमोट किया जाए, तो भी वहां पर क्या होगा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। तो अगला पॉइंट होगा कल्चरल प्रमोशन। क्या होगा? कल्चरल प्रमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, इसको यहां पर याद रखने की जरूरत है। कल्चरल प्रमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने। एक हायर रियल पर कैपिटा इनकम की बात करता हूं, दूसरा यहां पर गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, तीसरा यहां पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं, और चौथा आपसे जो बात कर रहा हूं वो कल्चरल प्रमोशन की बात यहां पर मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, यानी इसका मतलब अब कल्चर में जो बातें मैंने यहां पर बोली थी उनको ध्यान रखेगी। इसका मतलब होगा कल्चर में क्या होगा, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि इस देश के लोगों के स्पिरिचुअल एथिक्स की बात करूंगा कि उनमें वो कितने बेहतर हैं, उसके आधार पर यहां पर उनकी हैप्पीनेस को हम यहां पर चेक करेंगे। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखिए, जब हमने ये चीज समझी तो अब हम लोग चेक करते हैं जरा सा, जैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं और हम यहां पर क्या बात करते हैं, एचडीआई इंडेक्स की बात करते हैं। अगर हम एचडीआई इंडेक्स के साथ में कंपैरिजन की बात करें इस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि ये इन दो मसलों में अगर हाई रियल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एचडीआई इंडेक्स और इनकम क्या है, दोनों का में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दोनों सेम है यहां पर। लेकिन अगर गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो एचडीआई इंडेक्स स्पेशली इस पे कुछ विशेष बात यहां पर नहीं करता है, यानी यहां पर आकर के एचडीआई इंडेक्स कहीं ना कहीं म्यूट हो जाता है। हालांकि इनडायरेक्टली आपको वो चीज देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हेल्थ फैसिलिटीज दे रहा होगा इसका मतलब गुड गवर्नेंस होगी तभी दे पाएगा, बट डायरेक्टली इस पर कोई बात यहां पर गुड गवर्नेंस के केस में एचडीआई इंडेक्स में नहीं की जाती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इस पे लगातार बात की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली यूज किया जाए और ये मान के यूज किया जाए कि हमने आने वाली जनरेशन से इनको क्या किया है, बोरो किया है। ठीक है, तो हमें उनको बचा करके उनको प्रोटेक्शन देना। जो मेन और इंपॉर्टेंट आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में और एचडीआई इंडेक्स के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है यहां पर। कहां पर देखने को मिलता है? जहां पर स्पिरिचुअल की बात होती है, स्पिरिचुअल की बात होती है, जहां पर एथिकल वैल्यूज की बात होती है, एथिकल वैल्यूज की बात होती है। देखिए, ये दोनों ही जगहों पर, चाहे स्पिरिचुअल की बात कर लूं या फिर एथिकल, ये सब का ये रूट, दिस इज वेयर इट इज रूटेड इन द रिलीजियस टेक्स्ट। कहां रूटेड है? दिस इज रिलीजियस टेक्स्ट, यानी रिलीजियस मसलों में जब प्रमोशन देखने को मिलता है वहीं से, क्योंकि अंततोगत्वा आदमी खुश कहां होगा, अंततोगत्वा आदमी खुश कहां होगा, जब सब कुछ अर्जित करने के बाद उसे मानसिक शांति की अनुभूति होगी। और ये मानसिक शांति की अनुभूति की कहां पर होगी? जब उसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज जो होंगी वो पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाई होंगी, इनको वो फुलफिल कर पाएगा, देन ओनली क्या होगा, उसको रियल हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? अब अगला क्वेश्चन जो उठ करके आता है, वो क्वेश्चन उठ करके आ रहा है किसका? हैप्पीनेस का। अब जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं? हैप्पीनेस दो तरीके से देख सकते हैं अगर हम समझना चाहें। एक तरफ क्या है, हैप्पीनेस क्या है? इमोशन। हैप्पीनेस क्या है? इमोशन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आर यू हैप्पी टुडे? क्या आप खुश हो? ठीक है,
दूसरी तरफ इवेल्युएशन है। हैप्पीनेस क्या है? इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं? यहां पर जब हमने पूछा आर यू हैप्पी, इमोशन की बात हुई, हमने कहा आर यू हैप्पी, ठीक है, आप, ठीक है, या फिर हमने कहा आर यू हैप्पियर देन यस्टरडे, कल की अपेक्षा जो है आप हैप्पी हो, या फिर हमने कहा आर यू हैप्पी, वर यू हैप्पी यस्टरडे। तो इमोशन की बात हमने यहां पर कर ली। दूसरी तरफ क्या किया? इवेल्युएट किया। आर यू हैप्पी विद योर लाइफ? आर यू हैप्पी, हैप्पी विद योर लाइफ। अब ये दो बातें ऐसी बातें हैं जहां पर एक तरफ तो इमोशन को बता रहा है, दूसरी तरफ इवेल्युएट कर रहा है। इवेल्युएट कर रहा है यानी तुम्हारा जीवन है कैसा। इसका मतलब क्या है कि जो हैप्पीनेस है ये हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं नीड है, वेदर ही इज रिच, वेदर ही इज पुअर, वट एवर ही इज, बट दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। सबके लिए ये यहां पर जरूरी है। लेकिन ये टर्म जो है, दिस टर्म इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म। ये जो टर्म है ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। इतना आसान नहीं है इस टर्म को डिफाइन कर पाना, क्योंकि यहां पर एक तरफ जब हम बात कर रहे हैं कि इमोशंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो हम कैसे इस बात को जज करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो यहां पर हैप्पी है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जब यूनाइटेड नेशंस की जब हम बात करते हैं, जब वो हैप्पीनेस को कैप्चर करते हैं, तो वो यहां पर 6 पॉइंट्स को बताते हैं जिनके बेसिस पर यहां पर देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति हैप्पी है कि कोई व्यक्ति हैप्पी यहां पर नहीं है। अब वो 6 पैरामीटर्स क्या हैं हैप्पीनेस के, आइए वो देखते हैं। वो 6 पैरामीटर हैप्पीनेस के यहां पर क्या हैं। तो आइए 6 पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, नोट डाउन करेंगे। पहला पैरामीटर जो आता है इस हैप्पीनेस के अंदर यहां पर आता है, वो जीडीपी पर कैपिटा आता है। क्या आता है यहां पर? जीडीपी पर कैपिटा। पहला पैरामीटर आता है जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। 6 पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स मीटर्स, ठीक है। अब ये जो है डिफाइन किए गए हैं, और ये किसके द्वारा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पर 6 पैरामीटर तय किए गए हैं। उसमें से एक है आपका जीडीपी पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है जीडीपी है उसको यहां पर जानने की कोशिश की जाती है। वो जितनी बेहतर होगी उसके हिसाब से माना जाता है कि इस देश के लोग जो होंगे हैप्पीनेस में इंडेक्स में ऊपर होंगे, या फिर इस देश के लोग जो होंगे वो यहां पर क्या होंगे? वो यहां पर हैप्पी होंगे। क्लियर है बात? दूसरा आ जाता है सोशल सपोर्ट, ठीक है। हम कहते हैं ना सोशल सिक्योरिटी। अमेरिका के अंदर हमारे यहाँ इनकम टैक्स भरते हैं हम लोग, इनकम टैक्स भरने के बावजूद अगर हमारी जॉब चली जाए तो हमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यानी गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बल्कि अदर कई कंट्रीज में ऐसा है कि उस दौरान हम लोग क्या होता है, सोशल सपोर्ट या सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो दूसरी चीज जो आ जाती है वो क्या आती है वहां पर? सोशल सपोर्ट की बात यहां पर हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशल सपोर्ट की बात यहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है। यानी सोशल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल सपोर्ट? सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी समवन जिस पे हम काउंट कर सकें, एटलीस्ट वी कैन बैंक अपॉन। किसी पर तो हम आश्रित हो सकें, किसी के ऊपर तो हम, भले ही डिपेंडेंसी नहीं, अच्छी बात नहीं है, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो कहते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट में भी कहते हैं, गीता में भी कहते हैं कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, ठीक। तो लेकिन बावजूद उसके सवाल ये उठता है कि कहीं किसी परिस्थिति में जीवन के किसी समय पर अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट समवन शुड बी देयर जिसके ऊपर हम क्या कर सकें, यहां पर जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें, एटलीस्ट जिसके ऊपर हम यहां पर काउंट कर सकें। तो सोशल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हैप्पीनेस के लिए। वो व्यक्ति, लोग अच्छे होते हैं जिनका एक सामाजिक दायरा होता है। समाज के अंदर खुशहाल लोगों के लिए एक पहचान ये भी होती है कि उनका एक हमेशा एक सामाजिक दायरा होता है। लोग उनके मिलने जुलने वाले होते हैं, वक्त जरूरत पर वो लोगों के लिए खड़े होते हैं और लोग उनके लिए आकर के वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे, कहते होंगे अरे बड़ा ही मनहूसा इंसान है, इसके पास कौन ही जाके बैठे। तो ऐसा व्यक्ति क्यों उसके लिए आ गया? इसका मतलब क्या होगा? वो खुश भी नहीं होगा। दैट पर्सन विल नॉट बी हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि वो अलूफ रहना पसंद करता है। एकांत में रहने में और अकेलेपन में रहने में बहुत फर्क है जीवन में, ये बात आप याद रखिएगा। एकांत में रहने का मतलब ये होता है कि आप अपने को एनरिच कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अकेलेपन में रहने का मतलब है कि आप दुखी हैं, आलसी हैं, पड़े हुए हैं, कुछ करने का आपका मन नहीं कर रहा है और आप कुछ करना भी
नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सोच रहे हैं कई दिन तक, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। एकांत का है कि हर पल का आप क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन। तो वो सोशल सपोर्ट की जो बात यहां पर करते हैं वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा फिर आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट भी यहां पर आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद जब हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गया यहां पर, उसके बाद यहां पर क्या हो गया, अब लाइफ में फ्रीडम भी तो होनी चाहिए, आपके लाइफ में फ्रीडम तो होनी चाहिए। यानी वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक चॉइसेस, एटलीस्ट यू शुड बी फ्री टू मेक चॉइसेस। कोई खुश व्यक्ति वही होता है जिसको चॉइस करने को, जो वेन एवर ही वॉन्ट्स टू मेक एनी चॉइस, ही हैज दैट चॉइस, ठीक है, वही व्यक्ति खुश है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कहा गया चलिए आप वहां जाना चाहते हैं, आप चले जाएंगे, तो आपके पास चॉइस है हाँ या ना करने की। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ही ना हो हाँ या ना करेंगे, यानी आप नहीं जाना चाहते तो भी आप जाना पड़ेगा आपको, इसका मतलब क्या है, यू विल नॉट बी हैप्पी। ऐसी परिस्थिति में आप खुश नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब होगा फ्रीडम टू मेक चॉइस। तो ये भी एक लिख लीजिएगा, फोर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। जीवन के निर्णय लेना आपके हाथ में अगर रहेगा तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहां पर खुश रह पाएंगे। तो जीडीपी पर कैपिटा इंपॉर्टेंट है, सोशल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है जनरसिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अगला नोट कर लीजिएगा, अगला आपका आ जाता है यहां पर जनरसिटी आ जाता है, उसकी बात यहां पर हम करते हैं। अब सिक्स्थ की बात करते हैं, 5 हो गए, अब छठे की बात कर दो। तो छठा जो है वो है यहां पर परसेप्शन ऑफ करप्शन, किसी देश के अंदर क्या करप्शन को लेकर के क्या परसेप्शन है, उस वो भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स को बनाता है। इसके अलावा क्या है, सिटीजन्स का ओपिनियन भी देखा जाता है, यहां पर भी 3 बातें देखी जाती हैं सिटीजन्स के ओपिनियन की, ठीक है, कि सिटीजन्स का इन सब्जेक्टिव मैटर्स पर सिटीजन्स का ओपिनियन क्या है यहां पर, व्हाट इज द सिटीजन्स ओपिनियन। 3 बातों पर, एक तो किस पे आता है, लाइफ इवैल्यूएशन पर आता है, ठीक है, एक तो आता है लाइफ इवोल्यूशन के ऊपर, सिटीजन्स का ओपन क्या है, ठीक है। फिर दूसरा आता है पॉजिटिव इमोशंस पर, ठीक, पॉजिटिव इमोशंस कैसे, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या है, पॉजिटिव इमोशंस हैं। ऐसे ही तीसरा आता है आपका नेगेटिव इमोशंस पर। किस पे आ जाता है, नेगेटिव इमोशंस पर। ये 3 मसले सब्जेक्टिव ऐसे हैं जिन पर भी सिटीजन का ओपिनियन किसी कंट्री के अंदर देखा जाता है, ठीक है, इमोशंस के, ये सब्जेक्टिव मैटर्स हैं। इससे क्या होता है, इससे एक रिपोर्ट तैयार होती है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की। कौन सी, एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें ये पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाते हैं, कौन कौन से, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, जनरसिटी, और यहां पर परसेप्शन ऑफ करप्शन। इसके अलावा ये कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्या किया जाता है, सब्जेक्टिव मैटर्स हैं जिनके ऊपर सिटीजन्स का ओपिनियन मांगा जाता है, जैसे एक लाइफ इवोल्यूशन, या फिर या पॉजिटिव इमोशंस की बात करता है, या फिर नेगेटिव इमोशंस की बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी यहां पर रिपोर्ट निकल करके आती है, ये 2 पर्पस सर्व करेगी। क्या, रिपोर्ट सर्व्स 2 पर्पसेस। क्या करती है, रिपोर्ट सर्व्स 2 पर्पसेस। 2 पर्पस जो है रिपोर्ट यहां पर सर्व करती है। क्या दो पर्पस यहां पर सर्व करती है, वो भी समझ लीजिए। एक तो ग्लोबल हैप्पीनेस को मेजर करती है, ठीक है, टू मेजर
मेजर ग्लोबल हैप्पीनेस। ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस को यहां पर क्या करती है, वो यहां पर मेजर करती है। ठीक है, दूसरा क्या करती है, जहां के नेशंस के लिए ये रिपोर्ट निकाली जा रही है, ठीक है, जो भी, तो उसके लिए क्या करती है, उसके लिए ये गाइड का काम करती है। गाइड, ठीक, गाइड किसके लिए, फॉर द पॉलिसी मेकिंग। किसके लिए काम करती है, पॉलिसी मेकिंग। यानी जब भी वहां के मेंबर्स, नेशंस के जो मेंबर्स हैं, वो जो मेंबर्स हैं जब भी कोई पॉलिसी मंगाएं, बनाएं, तो ये देखें कि लोगों की हैप्पीनेस जो है वो उनकी कंट्री के अंदर बढ़नी चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगी, यानी ये जो सेट पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स में क्या किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए। तो ये एक गाइड की तरह काम करती है पॉलिसी मेकिंग में, कि उनको एक रास्ता दिखाती है, एक मार्ग दिखाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से वो लोग अपनी कंट्री के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को इस तरीके से आगे आगे बढ़ाते हैं, ताकि लोग क्या हो, खुश रहें। और खुद लोग खुश कब होंगे, जब आपको मैंने बताया कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसके अंदर, जब हम गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ बात करेंगे, और जब हम कल्चरल प्रमोशन की तरफ बात करेंगे, यानी कि एथिकल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज को जो बढ़ावा मिलेगा, यानी लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली भी है बेटर फील करेंगे, मेंटली भी बेटर फील करेंगे, सोशल भी बेटर फील करेंगे, और इकोनॉमिक लेवल पर भी बेटर यहां पर फील करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकेगा कि लोग जो हैं अपने जीवन में हैप्पीनेस को फील कर सकेंगे। अब सवाल ये उठा, अगला सवाल ये उठा कि जो पब्लिक है, पब्लिक का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को चेंज कैसे किया, क्या पब्लिक के बारे में, जैसे हमारे यहाँ पे क्या हुआ, स्वच्छता अभियान आया, ठीक है, तो भारत में स्वच्छता अभियान आया, तो उसका मतलब क्या था, लोगों को जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोगों को क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए इस तरीके से नच करते हैं, मतलब उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, जिसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सब्सिडी छोड़ने की बात आई, तो टू लुक इनटू सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी में देखना कि लोगों ने गैस के लिए अपने आप सब्सिडी छोड़नी शुरू कर दी, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया, ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को बिहेवियरल तौर पे इस तरीके से उनका माइंड मेकअप किया गया कि वो लोग क्या करते हैं, करने लग गए, धीरे धीरे अपनी बच्चियों के पढ़ाई पर फोकस करने लग गए, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर बच्चों को आगे बढ़ावा दिया। तो कई सारे, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लें, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की बात कर लें, या सब्सिडी को लेकर के हम बात कर लें, यहां पर हमने अपने गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एक इम्पैक्ट के माध्यम से, पॉजिटिव इम्पैक्ट के माध्यम से, जो लोग हैं कंट्री के, जो सिटीजन्स हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने का यहां पर प्रयास किया। ठीक है, तो नज बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसी के जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी तरीके से होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लोगों को थोड़ा सा, वो कहते हैं नहीं, कोहनी मारना, थोड़ा सा धीरे से नच करना, मतलब थोड़ा सा कोहनी मार देना। कोहनी मारने मतलब कि उनको धीरे से खिसका देना। तो धीरे से खिसकाने, हल्का सा कोहनी लगाई और साइड से निकल गए, तो हल्का सा कोहनी लगाई और साइड से निकल गए, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने लिए कोई स्पेस या रूम क्रिएट कर लेना वहां पर। तो सरकार क्या करती है, लोगों के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने लिए एक वहां पर लोगों के बिहेवियर पे इस तरीके का इंपैक्ट डालती है, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज के द्वारा, प्रमोशनल एक्टिविटीज के द्वारा, किसी भी माध्यम से वो करती है। और वो क्या करती है, यहाँ पर क्रिएशन, लोगों को इस तरीके से पॉजिटिवली तैयार कर लेती है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। इस तरीके से अगर हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, इसमें हमने जो मेन चीज देखी, इसमें जो खास बातें देखी, वो खास बातें ये देखी हमने ये देखा कि एक प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा। तो आप इस चैप्टर को जब रीड करेंगे, देखेंगे, हमने सब कुछ इसमें बता दिया है, बस आपको रीड करना है एक बार चैप्टर को अपने आप, और पढ़ना है। ये नोट्स हैं जो हमने लिखे हैं, बताए हैं, उनको आप पीपीटी इसका ले सकते हैं वहाँ से, टेलीग्राम से। आपको बस ये समझना है इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट कैसे जो समझाया गया उसको अच्छे दिमाग में उतार लेना है, ताकि अगर कभी यूपीएससी इस कॉन्सेप्ट को पूछ ले कि ह्यूमन काइंड की एक्टिविटीज को हाउ टू आइडेंटिफाई, तो आप अच्छे से बता पाए। ग्रोथ प्रोग्रेस क्या है, जनरल है, स्पेसिफिक है, तो जनरल है ये याद रखना है, और जनरल क्यों है ये भी याद रखना है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में देखना है और डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों कॉन्सेप्ट के रूप में देखना है। दोनों के पैरामीटर्स को भी समझना, इनकम इधर कंजम्पशन प्रोडक्शन इनकम, ये वाला पैरामीटर जब हम देखते हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर जब देखते हैं तो हम ग्रोथ की बात यहां पर करते हैं। लेकिन जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अदर वेरिएबल्स की बात करते हैं जिनसे कि लाइफ में बेनिफिट होता है, लाइफ इंप्रूव करती है, तब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो इसको भी यहां पर ध्यान से समझना है और इस क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट को क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए एचडीआई इंडेक्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, महबूब उल हक साहब की टीम ने जो विशेष काम किया इसके ऊपर और 3 स्टैंडर्ड्स यहां पर डेवलप किए, उनको ध्यान से समझना है, उनके पैरामीटर्स को यहां पर समझना है, तो ये इस लेक्चर से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात हम करते हैं, उसको भी यहां पे समझना है कि सिर्फ वो सोशल या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एथिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी किसी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको यहां पर समझने की। तो इसको भी यहां पर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने कहा था कि जो एचडीआई इंडेक्स में है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, वो आपको यहां पर बताना है। जब हम लोग पॉवर्टी को पढ़ेंगे तो हम लोग एचडीआई इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, गिनी कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, एक बार फिर से उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन होंगे। लेकिन अभी आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से समझिएगा, रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना है, अब मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए, आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो उसका कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है और हम और बेहतर करना वहां पर चाहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।